बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट जो है पार्ट 19 अल्लाह की रहमत से ये निमटने जा रहा है। आखिरी टॉपिक है। उम्मीद है कि 20 पार्ट ना बने और ये इसी के अंदर जो है वो निमट जाए। क्या है ये? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या क्या टॉपिक हैं इसके अंदर? इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद प्रिपरेशन है, और उसके बाद जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नोट करते रहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और फाइनली यूजेस हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये लास्ट वीडियो है, इसलिए कुछ ख़ास बातें ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ। आपके कज़न्स वगैरह हैं, कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, इंटर में हैं, 9th में हैं, मैट्रिक के अलावा तो मैट्रिक चल रहा है ना, या इंटर कर चुके हैं, ये पैगाम मेरा उनको दे दीजिएगा, ठीक है। ये उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटर में है ना, जो इंटर के पेपर दे रहे होंगे अभी इस वक्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने किस तरह से उनको निचोड़ रखा होगा और वो कितने परेशान होंगे। ये मैसेज मेरा उनको दे दीजिएगा। उनको कहें कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके अगर आपको सुकून चाहिए ना, सुकून, जहनी आज़ादी, कि इस मुसीबत से जान छूट गई, तो अपनी ज़िंदगी में से 19 दिन निकाल लीजिए और डेली जो है ना ये एक वीडियो देख लें आप, और इसका लेक्चर नोट कर लें और इसमें जो प्रैक्टिस है वो कर लें। उसके बाद आप एंट्री टेस्ट को देखें, उसमें MCQs को देखें, प्रॉब्लम्स को देखें, या आप सेकंड ईयर में हैं, आपका जो है वो आपको सेकंड ईयर के पेपर देने, आप उनको पेपर वो दें और उसके अंदर जो भी मामलात हैं आप देखें। 9th वालों के लिए ये है कि उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, भले पुरानी बुक हो या न्यू बुक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गले की हड्डी बन जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके लिए। ये बात मेरी जहन नशीन कर लीजिए। 19 दिन निकाल लीजिए, 19 दिन जो है ये निकाल लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, जो अभी आपके सर पे से जा रहा है ना, पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ। बहरहाल ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा, हमारा तो काम है। आई हैव डन माई जॉब, जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी थी मैंने ये कर दिया काम, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या करते हैं। चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। फर्स्ट मेंबर है ये, फर्स्ट मेंबर है किसका? आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज़ में डिवाइड हुए हैं, तो इसका भी ताल्लुक़ एक फैमिली से है जिसको अल्काइन कहते हैं। ख़ास बात इसकी अल्काइन की क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होगा। आल्सो कॉल्ड, इसी इथाइन को क्या कहा जाता है? एसीटाइलिन। एसीटाइलिन नोट्स में डाल लीजिए, इसको एसीटाइलिन कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला नोट कर लीजिए। केमिकल फार्मूला है इसका HC ट्रिपल बॉन्ड फिर CH, ये इसका केमिकल फार्मूला है। यहाँ पर अब बच्चे कुछ जहन में सोच रहे होंगे कि यार H को C को पहले लिख दें, H को बाद में लिख दें। इस साइड पे तो C को पहले लिखा है, H को बाद में लिखा है। नॉर्मली नोट करते हुए आ रहे हैं, C और H जो है वो C पहले आता है, H बाद में आता है। यहाँ पर क्या लॉजिक है? यहाँ पर लॉजिक है, ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर ये बताना मकसद है
कि जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान बना हुआ है। ठीक है, जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान बना हुआ है। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो भी ज़रा मैं बनाऊंगा और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मैं बनाऊंगा। देखिए, नाम होते हैं ना वो परेशान कर रहे होते हैं, पता नहीं यार ये क्या है। आपको सवाल समझ में आएगा तो आप जवाब देंगे ना। मैं एक आसान सी बात आपसे पूछता हूँ, आपसे कोई सवाल करता है, आपको सवाल समझ में आएगा तो आप उसका जवाब देंगे ना। अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसकी बात का क्या जवाब देंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका केमिकल नेम बता दीजिए, तो केमिकल नेम का मतलब ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या जवाब देंगे। इसका केमिकल नेम इथाइन है। क्या है? इथाइन। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगला सवाल कि इथाइन ठीक है इसका केमिकल नेम है, कोई और दूसरा भी नाम है तो वो बता दीजिए। अगर आपको दूसरा नाम याद होगा तो आपको याद होगा एसिटाइलिन, इसका दूसरा नाम एसिटाइलिन है। फिर मैं आपसे बोलूँगा ठीक है केमिकल फार्मूला भी हो गया, केमिकल नेम भी हो गया, दोनों समझ में आ गए। आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। अब आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में आएगा तो आप इसको बना भी सकेंगे। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बना दूं। फिर अगला सवाल वो आपसे करता है ठीक है आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना दिया, क्या आप मुझे इसका डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। देखिए ये सवाल हैं सारे के सारे। अभी क्या बोल रहा है आपसे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए इसका। फिर आपसे बोल रहा है स्कीमेटिक डायग्राम इसकी बनाइए, स्कीमेटिक डायग्राम इसकी बनाइए। ये सवाल जब आपको समझ में आएंगे तो ही आप ये काम कर सकते हैं ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए इसके नाम पे गौर कर लें। पहले ये इथाइन है, YNE आप समझ गए, ये अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ईथ का मतलब ये है कि 2 कार्बन है इसके अंदर, ये 2 कार्बन आपने बना दिए। आगे आपको ये बात पता है कि 2 कार्बन के दरमियान जो है, हर कार्बन जो है उसको 4 बॉन्ड जो है वो बनाने होते हैं। हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये भी 4 बनाएगा। पहला तो बॉन्ड बना दिया करें आप इत्मीनान से, 2 कार्बन के दरमियान पहला बॉन्ड बना दिया करें, ये तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको पता है पहला बॉन्ड बन गया तो दूसरा और तीसरा भी कार्बन और कार्बन के ही दरमियान में बनेगा। ये रहा इसका केमिकल फार्मूला जो कि हमें यही बात बता रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 बॉन्ड तो इस कार्बन ने बना लिए, एक और बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 इसने इसके साथ बना लिए हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, ये इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है बहुत हद तक केमिकल फार्मूले से मिलता जुलता है। हकीकत में देखा जाए तो ये केमिकल फार्मूला इसका नहीं है। केमिकल फार्मूला इसका ये होगा C2 और H2, ये है इसका केमिकल फार्मूला। बात समझ में आई, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ही है। स्ट्रक्चरल फार्मूला एक तो इस तरीके से मैंने बना दिया। एक और तरीका है स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने का, उसमें क्या करना है कि हाइड्रोजन को यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, 3 बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ बना दिए और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ये दूसरा हाइड्रोजन लगा दिया। ये भी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ज़रा बात को समझें, वो किसी भी तरह से आपको सवाल दे सकता है, तो आपको जो है वो समझ में आना चाहिए कि यार ये बोल क्या रहा है। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ, इसको भी ज़रा देख लें। ठीक है, ये भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है सारा का सारा इसका, या सिंपली इसको हम डायग्राम कहते हैं या स्कीमेटिक डायग्राम इसको कहा जाता है। अगर ये बनाना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। पहले ये आप न्यूक्लियस बना लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस Pn लिख देने से न्यूक्लियस बन जाएगा, इसकी आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहला शेल बनाना है, कौन से रूल के मुताबिक, ऑक्टेट रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपने रख दिए, 2 माइनस कर दें इसके अंदर से। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। तो आपने इसके साथ 1 2 3 4 ये बना दिए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये कार्बन के एटम का बनाया ताकि आपको क्लियरली पहले ये बात पता लगे। अब ये जो 4 आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और चाहिए,
इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बना रहा हूँ जो कोई दूसरा एटम जब इसके साथ लगेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगा, शेयर करवाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर करवाएगा, तब जाके इस कार्बन का मसला हल हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब इसका फार्मूला जो हम देखते हैं इथाइन का फार्मूला क्या है, HC स्ट्रक्चरल फार्मूला, C और H, या फिर इसको हम यूँ भी कह लें C2H2। ये भी केमिकल फार्मूला है इसका, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन इससे आप आइडिया लगा ही नहीं सकते कि यहाँ पर ये जो है इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। बॉन्ड का पता लगेगा जब स्ट्रक्चरल फार्मूला आप किसी का बनाएंगे, केमिकल फार्मूले से आपको बॉन्ड का नहीं पता लगेगा। क्लियर हो गई ये बात। अब आगे चलते हैं। तो इस कार्बन के एटम को अपनी 4 वैलेंसीज पूरी करनी है। इसी बात को देखें एक और तरीके से वो कह सकता है 4 वैलेंसीज फुलफिल। कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज को कैसे फुलफिल करेगा, कैसे पूरा करेगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में नज़र डालें तो यहाँ पर 2 कार्बन हमें नज़र आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूले में भी 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं। जो ज़रूरत एक कार्बन के एटम की है वही ज़रूरत दूसरे कार्बन के एटम की है, ये मत भूलिएगा। तो दूसरा कार्बन का एटम भी यहीं बना देता हूँ इसके साथ। सेम सिचुएशन में है, इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। पहला ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, फिर ये फर्स्ट शेल आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, -2 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। नेक्स्ट शेल में आ गए टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट। इसकी भी यही नीड है, इसको भी यही करना पड़ेगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ वाले ये मैं इलेक्ट्रॉन मिटा देता हूँ। ये तो मैंने फ़र्ज़ी बनाए थे ना, सिर्फ दिखाने के लिए कि इसको ज़रूरत है। एक्चुअल तो इसकी पोजीशन ये है ना, ये वाली। ये इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इस जगह, ठीक है। ये इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस तरह कलेक्टिवली 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। एक ये इसने बनाया इसके साथ, एक ये बनाया इसने इसके साथ, एक इसने ये बनाया इसके साथ। अब ये जो अकेले अकेले रह गए हैं, इनके साथ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा। हाइड्रोजन भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एक कार्बन का एटम अपनी 4 वैलेंसीज कैसे पूरी कर रहा है, दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके। और एक जो चौथे नंबर की वैलेंसी है उसके लिए हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो रहा है। दूसरा कार्बन का एटम भी एग्जैक्टली यही करेगा कि वो भी जो है इसके साथ 3 अपने बराबर वाले कार्बन के एटम के साथ उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी 3 वैलेंसीज फुलफ़िल करेगा। और एक के लिए एक वैलेंसी के लिए एक हाइड्रोजन को यूज़ करेगा। अब बात समझ में आई कि ये C2H2 क्यों है। अभी ये स्कीमेटिक डायग्राम पूरी नहीं हुआ, अब बनाऊंगा मैं, क्योंकि हम जानते हैं तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मैंने यहाँ बनाए हैं, ये अपनी अपनी जगह तब्दील करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मिटा देते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएगा इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी यहाँ आ जाएगा इसके साथ। मतलब इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ गए, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ गए। ये अब जो मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे, इसको जहन में रखें पिक्चर को, और अब मैं उससे बना रहा हूँ, ज़रा देखिएगा फाइनल पिक्चर इसके मॉलिक्यूल की। ये जानना इन डेप्थ आपका बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये ड्राइंग करनी पड़ेगी आपको। ये देखें, ये इस तरह से, ये PN, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, और उसके बाद 1 2 3। इसी तरह ये दूसरा कार्बन, ये इसका फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। 3 इसके हैं 3 इसके हैं। अब दोनों के अलग अलग फ़र्क रखता हूँ, तो क्योंकि पेयर बनेगा ना, एक पेयर में, एक पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है
दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, ये नहीं भूलना आपने। तो ये ज़रा मैं इनका पेयर बनाने के लिए एक को कलर कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर हो गई ये बात। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ। इस तरह अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आके लगेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन रहता है ना कार्बन का, इसके साथ ये हाइड्रोजन आके अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ये आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। क्लियर हो गई बात। ये जो बन गया, अब ये स्कीमेटिक डायग्राम बन गया इस इथाइन मॉलिक्यूल का। क्लियर हो गई ये बात। ये बेहद ज़रूरी है आपका जानना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वरना गुम हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है मामला। ठीक हो गई ये बात। तो ये भी मैंने साथ साथ ये सब इंट्रोडक्शन में आ गया। ख़ास बात इसकी यहाँ पर अब ज़रा समझ लीजिएगा, दो किस्म के बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स की 2-3 टाइप्स, 4-5 टाइप्स होती हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसके अलावा 2 टाइप्स और हैं कोवलेंट बॉन्ड की, उनको जो है वो हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह 2 कोवलेंट बॉन्ड की और टाइप्स हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई को आपको मैथमेटिक्स में इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल जो सिग्मा जो है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पाई हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। दोनों बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। दास्तान ये है कि जो 3 बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छी तरह नोट्स में ये बात डाल लीजिए, नोट कर लीजिए। बेहद अहम बात बता रहा हूँ कि पहला बॉन्ड जो बनेगा, पहला बॉन्ड ये जो बन रहा है ना, ये कौन सा है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड एक ही बनेगा और सबसे पहले बनेगा और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये तीनों बातें याद हो गई। अगर कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अब भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में अकेला है सिग्मा ही, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा। दूसरी बात क्या बताई, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। बाकी इसमें तो एक ही बॉन्ड है, सिग्मा हो गया। दूसरा ये दूसरा जो है ये पाई बॉन्ड है, मतलब इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। ये स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वीक है, पाई बॉन्ड वीक है। इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गया एक, और बाकी ये 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर हो गई ये बात। ये दोनों वीक है, कोई परेशानी, ठीक है। ज़हन नशीन कर लीजिए इन सारी बातों को। अब हम आगे चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में और क्या बात की गई। पहले बताया आपको अल्काइन सीरीज़ का ये फर्स्ट मेंबर है, अल्काइन सीरीज़ का ये फर्स्ट मेंबर है। इंट्रोडक्शन चल रहा है ना अभी, अल्काइन सीरीज़ का ये फर्स्ट मेंबर है। और क्या बात है इसके, मोर अनसेचुरेटेड, ये एमसीक्यूज में देखें क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोर अनसेचुरेटेड देन ईथीन, ये ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, ठीक है। किसके मुकाबले में, ईथीन के मुकाबले में। ईथीन भी अनसेचुरेटेड है, ये मत भूलिएगा, ईथीन भी अनसेचुरेटेड है, लेकिन इतना नहीं है। ईथीन का केमिकल फॉर्मूला याद है, C2H4, डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। याद आया। और ईथीन किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अल्कीन फैमिली से, ठीक है। और अल्कीन फैमिली के सारे मेंबर और अल्काइन फैमिली के सारे मेंबर हाइड्रोकार्बन फैमिली के किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में 2 हमारे पास क्लासेस हैं, कौन कौन सी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ अल्केन फैमिली आती है, अल्केन फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं
वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, याद रख लीजिएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब के आखिर में ये एन आ रहा है ना, ANE। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास अल्कीन फैमिली के जितने मेंबर्स हैं और अल्काइन फैमिली के जितने मेंबर्स हैं। अल्कीन फैमिली के सारे मेंबर्स में डबल बॉन्ड लाजमी होगा, अल्काइन फैमिली के सारे मेंबर्स में ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होगा। और कलेक्टिवली ये दोनों फैमिलीज़ के जितने मेंबर्स हैं सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ये मत भूलिएगा। ठीक हो गई ये बात। अब अल्कीन फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? अल्कीन फैमिली में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सबके आखिर में ये ईन जो आ रहा है, ENE लास्ट में आ रहा है। इसी तरह अल्काइन फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, सबके आखिर में याइन जो आ रहा है, ये YNE, सबके लास्ट में यही आ रहा है। जैसे कि डिकाइन, ये अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। डिकाइन ये अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो सारे के सारे मेंबर अल्कीन फैमिली के भी अल्काइन फैमिली के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक हो गई ये बात। लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं, अल्कीन फैमिली वाले भी, अल्काइन फैमिली वाले भी। MCQs में अगर क्वेश्चन आ जाए मोस्ट अनसैचुरेटेड, विच वन इज़ द मोस्ट अनसैचुरेटेड, ये अगर आ जाए तो फ़ौरन बच्चे अल्कीन की तरफ आ जाएंगे, हाँ अल्कीन अनसैचुरेटेड है। आप इस पर गौर नहीं कर रहे वो क्या कह रहा है, मोस्ट अनसैचुरेटेड, तो ये है अल्काइन। अल्कीन सैचुरेटेड तो हैं लेकिन कम हैं अल्काइन के मुकाबले में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब। और क्या बात है इसके अंदर? वजह पूछी जाए इससे वाई, ये अगर सवाल आ जाता है MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, वाई अल्काइन इज मोस्ट अनसैचुरेटेड या मोर अनसैचुरेटेड देन अल्कीन, तो इसका रीज़न क्या लिखा हुआ है? बिकॉज ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान होगा, ये इसका रीज़न है। सारी चीज़ें आप नोट्स में से याद करके अपने एग्ज़ाम्स को नहीं कवर कर सकते, ये बात याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है। फाउंड कहाँ पाया जाती है? ये फाउंड का मतलब ये अल्काइन इथाइन जो है, अब इथाइन की बात कर रहे हैं, ये इथाइन जो है दुनिया में कहाँ मिलेगी आपको? अगर आपसे बोला जाए जाइए भाई अल्काइन लेके आइए, सॉरी इथाइन लेके आइए, तो आपको पता तो होना चाहिए इथाइन है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये गैस है, क्या है ये? गैस है। और ये आपको गैस किस में मिलेगी? अलग से भी मिल सकती है बाज़ार में से, साइंटिफिक स्टोर पे चले जाइए, इथाइन गैस बोल दीजिए, वो दे देंगे आपको कंटेनर में बंद करके। इसके अलावा ये इथाइन गैस जो है एक और चीज़ में मौजूद होगी, नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस, ये वही नेचुरल गैस है जो कि बेसिकली क्या है? मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और इसी नेचुरल गैस के अंदर 94%, याद है कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। बाकी जो 6% है उसके अंदर इथीन भी आ जाता है, इथाइन भी आ जाता है, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेन आ जाता है, ब्यूटेन आ जाता है, पेंटेन आ जाता है। तो ये बाकी 8, 10, 15 किस्मों की गैसेस और इसमें नेचुरल गैस में शामिल होती हैं, तो ये इनमें पाई जाती है। दूसरी जो जगह है नेचुरल गैस के अलावा, पहली नेचुरल गैस हो गई, दूसरी जो जगह है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम जो है उसमें भी आपको ये इथाइन गैस मिल जाएगी। अब जो बच्चे पूरी सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं उनको ये बात पता है कि पेट्रोलियम भी एक मिक्सचर है, और ये एक ऐसा मिक्सचर है जो कि लिक्विड और गैसेस का और सॉलिड का मजमुआ है। ये पेट्रोलियम तीनों स्टेट्स की चीज़ें इसमें मिक्स हुई हुई हैं। पेट्रोलियम जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ों का मजमुआ है ये। तो इसी में जो गैस का पोर्शन है इसका, उसमें ये इथाइन गैस भी मौजूद
होती है। इसके अलावा जो है वो, इसको मिटाऊं, नोट कर लिया आपने? इसके अलावा इथाइन गैस जो है वो आपको मिल सकती है कब? इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी कि बर्निंग का प्रोसेस हो। कंबस्शन मतलब बर्निंग का प्रोसेस हो, लेकिन बर्निंग कंप्लीट ना हुई भी हो। कंबस्शन जो है वो कंप्लीट ना हुई भी हो, बल्कि इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई भी हो। किसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन? किसकी? कोल गैस की। कोल गैस, ये मैंने पहले भी बात बताई थी। ये कोल गैस जो है ये भी क्या है? मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है। किन का? मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें 2-3 किस्मों की गैसेस का मिक्सचर होती है कोल गैस। तो इसमें ये अगर कोल गैस जो है, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन गैस है, और कौन सी गैस है इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और इसमें एक जो है और भी गैस है, वो मैंने यहाँ पे नोट भी की थी। यहाँ पर जो है वो अभी मेरे पास वो नोट्स नहीं है, वरना बता देता। बहरहाल 2 गैसेस मुझे याद हैं कि इसमें कोल गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, और भी कुछ गैसेस होती हैं। बहरहाल ये कोल गैस को अगर आप कंबस्शन करेंगे, बर्निंग करेंगे, और अगर आप इनकम्प्लीट कंबस्शन इसकी करेंगे, तो ट्रेसेस आपको इसके मिलेंगे। ट्रेसेस ऑफ इथाइन आपको, ट्रेसेस ऑफ इथाइन आपको कब मिलेंगे? जब कोल गैस की इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। ट्रेसेस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। ट्रेसेस का मतलब होता है इंतहाई कलील मिकदार। इंतहाई कलील मिकदार, बहुत थोड़ी मिकदार में, जिसको ढूंढना बड़ा जो है वो मुश्किल हो, इतनी कम मिकदार में होगी, लेकिन बहरहाल होगी। ठीक है भाई। चौथी जो जगह इसके बारे में उसने बताई है, बंसन बर्नर। बंसन बर्नर ये लैब में आपके होता है। अगर आपको लैब का चक्कर लगवाया गया हो 9 मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर इंटर में, तो ये कॉमन अपरेटस होता है जिसको बंसन बर्नर कहते हैं, इस तरह का लंबा सा। ठीक है। और इसमें जो है ये फ्लेम जो है वो जल रहा होता है ऊपर नीचे से, ऐसे ये राउंड होता है बंसन बर्नर। तो इसमें भी ये अपरेटस इस्तेमाल किया जाता है, इसमें से आग निकलती है। तो यहाँ पर भी जो है वो जब जलाया जाती है इसको, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिकदार में इथाइन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई, सारी चीज़ें मैंने बता दी। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट्स में भी डाल लिया होगा। आगे चलते हैं अब प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, इसकी तैयारी। इथाइन गैस अगर तैयार करनी हो तो क्या किया जाए इसके लिए? प्रिपरेशन क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको कैल्शियम कार्बाइड चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? CaC2। CaC2। बाज़ार चले जाइए साइंटिफिक स्टोर पे, ये सॉलिड होता है, कैल्शियम कार्बाइड ले आइए। ठीक है, एक बीकर लीजिए और उसके अंदर ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो डाल दीजिए। फिर इसके अंदर आप पानी डाल दीजिए H2O। तो ये कैल्शियम कार्बाइड और वाटर जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उसके नतीजे में यहीं से इसमें से गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। और वो कौन सी गैस होगी? यही इथाइन गैस होगी, C2H2। यही इथाइन गैस इसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ बनेगी इसी कंटेनर के अंदर। 2 काम होंगे, एक तो ये इथाइन गैस बनेगी, दूसरा इसी बीकर के अंदर जो एक और चीज़ बनेगी उसको हम कहते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपको इसी में मिल जाएगा। Ca ब्रैकेट है OH और बाहर 2 लगा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसी बीकर में बनना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इथाइन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये 2 नई चीज़ें बन रही हैं, तो कानून कुदरत है, जब भी कोई नई चीज़ बनती है पुरानी चीज़ अपना वजूद खो देती है। तो यहाँ पानी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ख़त्म होंगे और कैल्शियम कार्बाइड के भी बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स ख़त्म होंगे। अब ये मत पूछिएगा कि सर कैल्शियम कार्बाइड को फार्मूला यूनिट क्यों कह रहे हैं, वरना फिर ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी भाई, इसीलिए इसको यहीं रखते हैं। ठीक है भाई, तो आपको पता लग गया कि कैसे आप जो है वो इथाइन को अपने लैब में तैयार कर सकते हैं, इथाइन गैस को।
प्रिपरेशन सिंपल सी थी इसकी, उसकी बात हो गई। प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं और पहली प्रॉपर्टीज़ इसमें हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी ज़ाहिरी खुसूसियात जो हैं इथाइन की वो देख लीजिए। ज़ाहिरी खुसूसियात इथाइन की या एसीटाइलिन की वो देख लीजिए आप। क्या क्या है? पहली बात, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है ये, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्डर इसका, ऑर्डर मतलब इसकी स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है? गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन जैसी, लहसुन जैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है भाई। स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर H2O, लेकिन स्लाइटली बहुत थोड़ी मिकदार में ये पानी में डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है भाई। लेकिन अल्कोहल और ईथर में ये ज़्यादा हो जाएगी। मोर सॉल्यूबल, मोर सॉल्यूबल, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये अल्कोहल में डिज़ोल्व हो सकती है और ईथर में डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये क्योंकि बेसिकली गैस है इथाइन, लेकिन ये बात पता है जो बच्चे काफ़ी सारी वीडियोस देखते हुए अभी तक आ रहे हैं उनको पता है कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आइस है, इसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वाटर को हम जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर वेपर्स में, ठीक है। ये आइस जो है ये सॉलिड होती है, आपको पता है। वाटर जो है वो लिक्विड होता है और वाटर वेपर्स जो होते हैं ये गैशियस फॉर्म में होते हैं। गैशियस, गैस तो नहीं, वाटर वेपर गैस नहीं होते, इसीलिए गैशियस कहा गया इसको, गैस जैसे ये होते हैं बहरहाल। तो ये जो आइस से पानी बना और पानी से वाटर वेपर बना, तो किस चीज़ ने कंपेल किया इनको ये सब करने पर? टेम्परेचर ने। आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट दी इस आइस को, तो ये पानी में कन्वर्ट हुई, फिर पानी को आप मज़ीद हीट देते रहे तो ये पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। दोबारा अगर गैस इन वाटर वेपर्स को आप जो है वो पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आपने हीट दी थी, अब ठंडा करना शुरू कर दीजिए, तो यही वाटर वेपर्स दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसको कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो बहरहाल कूल करने पर ये काम होगा। वाटर वेपर्स जो कि गैशियस स्टेट में है, इनको ठंडा करने पर आप इसको लिक्विड फॉर्म में दोबारा ला सकते हैं। बड़ी आसान सी एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो ये जो हमारे पास गैस है, इथाइन गैस है, ठीक है। इथाइन जो है वो गैस है। अगर आप इसको लिक्विफाई करना चाहते हैं, लिक्विड इथाइन बनाना चाहते हैं, यानी कि इथाइन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ जाए, लिक्विड इथाइन, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा इस इथाइन गैस को, बहुत ज़्यादा, कोई माइनस में टेम्परेचर जाएगा तब जाके ये गैस जो है इथाइन, ये लिक्विड इथाइन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। वो जो लिक्विड इथाइन है वो बड़ी डेंजरस चीज़, ठीक है, वो बड़ी डेंजरस चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड इथाइन है, इसको अगर हल्की सी भी हीट मिली, इसको हीट मिलती है या शॉक मिलता है, या तो हीट मिलेगी या शॉक मिलेगा। शॉक का मतलब धक्का, मतलब थ्रस्ट लगना, ठीक है। अब ये शॉक को मैं समझाने के लिए मुझे वेव्स की दुनिया में आपको ले जाना पड़ेगा, तो इसको बस समझ लीजिए। जैसे किसी को धक्का सा लगता है ना, थ्रस्ट लगता है, तो उसको शॉक कहते हैं। तो शॉक किसको मिलेगा? इस लिक्विड इथाइन को, या इसको हीट मिलेगी, तो उसके बाद ये क्या होगा, ये लिक्विड इथाइन बम की तरह फट जाएगी। बम की तरह ही, ऐसे बम ब्लास्ट नहीं हो जाता, इस तरह ये एक्सप्लोड हो जाएगी, एक्सप्लोड हो जाएगी धमाके के साथ। एक्सप्लोड का मतलब होता है धमाके के साथ किसी चीज़ का फट जाना, ठीक है भाई। आगे इसकी आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो बुक में लिखी हुई है, ये क्या है? स्लाइटली, स्लाइटली लाइटर देन एयर, स्लाइटली लाइटर देन एयर। हवा खुद बज़ाते खुद आपको पता है कि मिक्सचर है, एयर, बहुत सारी गैसेस का मजमूआ है एयर,
तो उन सारी गैसेस के वज़न की बात की जा रही है कि एयर के अंदर जितनी गैसेस हैं सबका अगर वज़न किया जाए तो उससे अगर कंपेयर करें तो ये इथाइन जो गैस है ये लाइटर है, ये हल्की है एयर के मुकाबले में, यानी कि उस मिक्सचर के मुकाबले में। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मिटा दूँ इसको। पिछली वीडियो की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपके जहन में है तो बिल्कुल उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन यहाँ पे दोबारा आप देखेंगे। सब कुछ वही है जो ईथीन में आपने देखा था ना, वही सब कुछ आपको इथाइन में नज़र आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एडिशन रिएक्शन देता है, ये भी एडिशन रिएक्शन देता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है मीथेन, ये आपसे ऑप्शन दे दे मीथेन है, या फिर आपको ये बोले इथेन है, इथीन है, या आपसे बोला जाए इथाइन है। विच वन, इनमें से तीनों में से कौन सा ऐसा है जो कि एडिशन रिएक्शन नहीं देता? नो, तो सिर्फ ये मीथेन। मीथेन गैस में एडिशन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बाकी इथीन गैस जो है उसमें भी एडिशन रिएक्शन होता है, और इथाइन गैस जो है इसमें भी एडिशन रिएक्शन होता है, और इसी एडिशन रिएक्शंस को यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए रीज़न, इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर एडिशन रिएक्शन दे रही हैं ये इथीन और ये इथाइन, तो आप कह सकते हैं उसकी वजह है पाई बॉन्ड, क्योंकि इथीन के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें से दो बॉन्ड जो हैं वो पाई बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर किन किन के साथ जो है वो रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन किस किस के साथ होंगे इसके? पहला तो हाइड्रोजन के साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, तो इसी तरह के ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजनेशन, जब भी हाइड्रोजनेशन आपसे बोला जाए एग्जाम में एमसीक्यूज में, समझ जाइएगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है, किसी दूसरी चीज़ के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है, उसमें ऐड हो रही है। यहाँ पर आपको कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होगी। कैटलिस्ट जो हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि दो काम करते हैं, या तो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, स्टार्टर का काम करते हैं, स्टार्टर, स्टार्ट करवाते हैं, स्टार्ट करवाने वाले, ठीक है। जैसे मैच नहीं हो रहा होता, रेसलर्स जो होते हैं, रेसलर्स रिंग में खड़े हुए हैं दोनों, लेकिन वो लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी कुश्ती शुरू नहीं कर सकते, रेसलिंग शुरू नहीं कर सकते। वो जो रेफरी है जब तक वो वहाँ ना आए और वो स्टार्ट करवाएगा तो जो है वो आपस में उनकी कुश्ती शुरू होगी या रेसलिंग शुरू होगी। बिल्कुल इसी तरह ये कैटलिस्ट जो होते हैं, एक तो ये कि स्टार्टर का काम करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर इथाइन है और इसका हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक कैटलिस्ट चाहिए, वो मौजूद होगा तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास काम होता है कैटलिस्ट का, एक स्टार्टर का काम होता है, दूसरा बूस्टर का काम करते हैं ये केमिकल। बूस्टर का मतलब स्पीड बढ़ाने वाले। ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं किसी जगहों पर, और कुछ जगहों पर ये केमिकल रिएक्शन जो स्टार्ट हुए हुए होते हैं उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं ये कैटलिस्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी चाहिए आपको, जैसे कि निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। पिछली वीडियो में तीनों के फुल वर्ड्स भी ये सब बता चुका हूँ, याद होगा। पिछली वीडियो में जिसमें ईथीन को हमने देखा था उसमें भी ये तीन ही कैटलिस्ट जो है वो यूज़ हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये मामलात होंगे, कोई कैटलिस्ट आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसके बाद ये इथाइन जो है
वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी। थोड़ा सा टेम्परेचर भी आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और निकल कैटलिस्ट आप डाल दें, तीनों में से कोई एक। उसके नतीजे में क्या होगा, इथीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। उसके साथ फिर क्या बनेगी, उसके साथ जो है वो इथीन, हाँ इथीन बनेगी, इथीन गैस जो है वो बन जाएगी। अब ज़रा एक टेक्निकल नुक्ता समझिएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है। असल में ये दो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको उन्होंने एक साथ लिख दिया, यहाँ पर मैं अलग अलग लिख के आपको समझाता हूँ। ये इथाइन जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, उसके नतीजे में ये इथीन गैस बन रही है, ये इथीन गैस बन रही है। याद रहे कि जब ये इथाइन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसी वक्त इथीन गैस बन रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली या एट वंस ऐसा थोड़ी ना हुआ कि 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं इथाइन के हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, सब चुटकी बजाई और सबके सब ने रिएक्शन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो शुरू में 10, 20, 50 मॉलिक्यूल इसके 10, 20, 50 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो पीछे यकीनन इथाइन के कुछ मॉलिक्यूल्स बचे हुए होंगे ना उसी कंटेनर में, और हाइड्रोजन गैस के भी कुछ मॉलिक्यूल्स बचे हुए होंगे। तो शुरू में जो मॉलिक्यूल्स थे, जो इसके शुरू के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया तो इथीन बच गई, लेकिन यही इथीन बन गई, फिर यही इथीन जो है वो बच जाने वाली हाइड्रोजन गैस के साथ एक और रिएक्शन शुरू कर देगी उसी कंटेनर के अंदर ये एक और जो है वो गैस शुरू कर देगी, इथीन जो अभी बनी है उस बाकी मानदा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन शुरू कर देगी, और उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में इथेन बन जाएगी। ये मैं नीचे करके एरो करके बना रहा हूँ, क्या बन जाएगा, इथेन, CH3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया, आगे ब्रैकेट लगा के बना रहा हूँ, इथेन। आप गौर करें, इथाइन से शुरू हुआ मामला, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इथाइन, अल्काइन फैमिली से। शुरू में क्या बना, इथीन किससे ताल्लुक़ रखता है, अल्कीन फैमिली से। फर्दर ये केमिकल रिएक्शन चलता रहा तो आखिर में क्या बना, इथेन, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अल्केन फैमिली से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या हैलोजेंस के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं, इथाइन जो है बिल्कुल करती है। हैलोजन, पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है। हैलोजन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपके पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 7A है उसके एलिमेंट्स को हैलोजन कहा जाता है, जिसमें 5 हैं, जिसको एक को फिलहाल हम कंसीडर नहीं करते। उन 5 में क्या क्या आ जाते हैं हैलोजन में, फ्लोरीन आ जाता है सबसे पहला, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, लास्ट में आयोडीन है। एस्टरटाइन जो है रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते। ये चारों हैलोजन हैं जो कि अभी इथाइन के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसके साथ एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डबल जो है वो 2 डबल कंपाउंड जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। पहले ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये ब्रोमीन के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन Br2। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो है इसके नतीजे में आप जो चीज़ बनेगी उसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन, इसको हम कहते हैं डाइब्रोमाइड। ये बनेगा Br जो है वो एक साइड पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और दूसरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फिर यहाँ पर Br। ठीक हो गया, Br यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड HCH इसके साथ, बल्कि HC कर दें ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पर भी जो है वो CH है, CH सिंगल कोवलेंट बॉन्ड Br। समझ में आ गई बात। और बीच में हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा यहाँ पर, बल्कि डबल कोवलेंट बॉन्ड आएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या चीज़ आपने नोट की है, डिफरेंसेस क्या, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था, यहाँ पर जो चीज़ बनी है उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है, पहली बात। दूसरी बात क्या आपने नोट किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन दूसरा मौजूद है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो जब
कार्बन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी उतना है, हाइड्रोजन भी उतना है। तो ये ब्रोमीन जो है वो एक एक एटम यहाँ पर बराबर बराबर में आके कैसे लग गए? ये एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है ना, इस एक बॉन्ड ने 2 ब्रोमीन के एटम को जगह दी है अटैच होने के लिए। समझ में आ गई बात? और इससे जो चीज़ बनी है इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड। ये इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड। इसका नाम है एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड वर्ड जो है ये ब्रोमीन से निकला है। डाई का मतलब दो ब्रोमीन के एटम लगे हुए हैं, इसलिए डाइब्रोमाइड, एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर क्योंकि ब्रोमीन के सिर्फ यही मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि और भी अभी बचे हुए मॉलिक्यूल हैं, तो एक और रिएक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा इसी के साथ। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये नीचे एरो करके बना रहा हूँ। उसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास? उसके नतीजे में एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड बनेगा। इसका मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर, Br यहाँ पर, Br, और नीचे जो है इसका Br नहीं बल्कि टॉप बॉटम पे बना लें, चलें ये भी सही है। यहाँ पर एक Br, 4, कभी भी भटकेंगे नहीं आप, कार्बन को याद रखेंगे वो उसने 4 बॉन्ड तो बनाने ही बनाने। तो यहाँ पर एक बॉन्ड जो है इस Br के साथ बना लिया टॉप पे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा इस Br के साथ बना लिया। ठीक है, और नीचे भी इस Br के साथ जो है इसने बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी इस Br के साथ ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया। 2 तो ब्रोमीन के एटम पहले ही लगे हुए थे, 2 ब्रोमीन के एटम जो हैं वो देखें आप और लग रहे हैं, 4 जो है वो ब्रोमीन के एटम जो है यहाँ पर लग रहे हैं। एक एक हाइड्रोजन इस साइड पे है। समझ आ गई बात आपको? अब ये जो चीज़ बनी है इसमें इसका क्या नाम देंगे हम? इसको अगर आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखना चाहें तो, बल्कि लिखेंगे नहीं, इसका डायरेक्ट जो है हम नाम लिखेंगे। इसको हम कहेंगे टेट्राब्रोमाइड, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड। टेट्रा का मतलब पता है ना, 4, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन के एटम, एसिटाइलिन के साथ 4 ब्रोमीन के एटम लगे हैं, तो ये बन गया क्या? एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड। ठीक है भाई। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आप याद रखें, जब हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ यहाँ पर ब्रोमीन नहीं लग सकता, ये आपको पता होनी चाहिए बात। ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन भी आ सकता है। ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स। ब्रोमीन के बजाय क्लोरीन भी लग सकता है, क्लोरीन के बजाय फ्लोरीन भी लग सकता है। ठीक है, और फ्लोरीन के बजाय आयोडीन भी लग सकता है। सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, 2 सबके साथ नजर आ रहा होगा। लेकिन आपने देखा ब्रोमीन के साथ फर्दर रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में पहले जो है वो ये एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड बना, फिर एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड बना। अगर इसकी जगह क्लोरीन लगा हुआ होता तो यहाँ बनता एसिटाइलिन डाइक्लोराइड और यहाँ बनता एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगता तो यहाँ पर बनता पहले एसिटाइलिन डाइफ्लोराइड और यहाँ पर बनता एसिटाइलिन टेट्राफ्लोराइड। और अगर यहाँ आयोडीन लगता, अब सुनिए वो बात जिसके लिए सब कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर पहले स्टेप में ये बनता, ये स्टेप नंबर 1 है, तो यहाँ पर बनता क्या? एसिटाइलिन डाई आयोडाइड। क्या? एसिटाइलिन डाई आयोडाइड बनता अगर आयोडीन होता। बस इसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। एसिटाइलिन टेट्रा आयोडाइड नहीं बनता। यही तो वो ट्रिकी चीज़ें जो कि MCQs में पूछी जाती हैं, छोटी छोटी सी। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती। ये बनता एसिटाइलिन डाई आयोडाइड बनता, आयोडाइड, एसिटाइलिन, बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती। टेट्रा तक कहानी नहीं पहुंचती। नोट्स में डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको। ठीक है भाई। अच्छा, मिटा दूँ इसको। आखिरी केमिकल रिएक्शन जो अभी होने जा रहा है इसके साथ, वो क्या है? HX के साथ
एडिशन ऑफ HX नंबर 3 पे एडिशन ऑफ HX, यानी कि ये X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद है, हेलोजेंस को, मत भूलिएगा, पहले भी बताया था, ये कैपिटल X और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो कोई यहाँ पर X मतलब कोई हेलोजन है, हेलोजन जो है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ होगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ लगा होगा तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन अगर ब्रोमीन के साथ लगा हो तो ये बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन अगर आयोडीन के साथ लगा होगा तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ में आ गई बात। इसका केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं हम एसिटाइलिन के साथ, यानी कि इथाइन गैस के साथ, इनमें से कोई रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को देखेंगे, पहले इसके साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, तो उसके नतीजे में क्या चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर भी डबल केमिकल रिएक्शन होगा, ये मत भूलिएगा बात, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, और मैं डबल केमिकल रिएक्शन एक साथ ही लिखूँगा। तो पहले ये देख लें कि ये इथाइन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया मैंने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो उसके नतीजे में विनाइल ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है, यानी कि H2C और डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके साथ ये बनेगा Br ब्रोमाइड, इसका नाम है विनाइल ब्रोमाइड, नोट्स में डाल लीजिए, विनाइल ब्रोमाइड। यही विनाइल ब्रोमाइड अगर फर्दर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर अगर ये विनाइल ब्रोमाइड जो है ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगा, इथाइलिडीन ब्रोमाइड, लिख देता हूँ यहाँ पर H3C, सिंगल बॉन्ड होगा CH, और उसके साथ 2 ब्रोमीन के एटम जो है यहाँ पर लगेंगे Br और Br, ये चीज़ बनेगी अगर फर्दर विनाइल ब्रोमाइड जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बनेगा, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, और कोई है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कंबस्शन के हवाले से भी बात की गई है कि इनके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शंस और हैं, जैसे कि कंबस्शन का प्रोसेस भी होता है, यानी कि इथाइन जो है वो मीथेन की तरह और इथीन की तरह बर्न भी करती है। हकीकतन सारी की सारी जो गैसेस हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सब के सब कंबस्शन प्रोसेस से गुजर सकती हैं, सबको आप बर्न कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कंबस्शन का प्रोसेस, इसका कंबस्शन का प्रोसेस बग़ैर एयर के मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, उसके साथ ही रिएक्ट करना होता है। तो यहाँ पर इथाइन जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इक्वेशन में अभी बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। तो उसके नतीजे में नॉर्मली कंबस्शन का प्रोसेस होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स बनते हैं, और हीट या डेल्टा H जो है वो रिलीज़ होती है यहाँ पर। अगर प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे आप, प्योर ऑक्सीजन का, याद रहे, देखें एयर है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, नो डाउट, लेकिन प्योर ऑक्सीजन नहीं है, दूसरी गैसेस भी साथ हैं, तो ये मिक्सचर है। लेकिन अगर सिर्फ प्योर ऑक्सीजन का आप इस इथाइन के साथ प्योर ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फ्लेम बनेगा, एक फ्लेम बनेगा, एक शोला जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस फ्लेम का, इस शोले का टेम्परेचर सिर्फ 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इतना इंटेंस होगा, यानी कि ये फ्लेम अगर आपके यहाँ हाथ में लगा दिया जाए तो दूसरी साइड से फ्लेम निकल जाएगा, बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का ये फ्लेम प्रोड्यूस अगर आप करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए प्योर ऑक्सीजन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है भाई।
तो ये फ्लेम आपको मिल जाएगा। इस फ्लेम का नाम है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। इस फ्लेम का नाम क्या है? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ठीक है भाई, इसका टेम्परेचर भी बता दिया है। किस लिए इस्तेमाल होता है ये? कटिंग मेटल्स को कट करने के लिए। जैसे आयरन है, आयरन की बार्स हैं, उनको काटना है तो वो हो जाएगा। और वेल्डिंग मेटल्स को जोड़ने के लिए भी, वेल्डिंग मेटल्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और केमिकल रिएक्शन अभी भी बाकी है, उसके बाद यूजेस ऑफ एसिटाइलिन आएंगे। मिटा दूं इसको। ये है ऑक्सीडेशन का। कौन सा केमिकल रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइलिन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड। क्या लिखा हुआ है? एसिटाइलिन, यानी कि इथाइन एसिटाइलिन। ये जो जुमला लिखा हुआ है ना, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ ताकि जब भी लिखा हुआ है तो इसका आप मतलब समझें कि इसका मतलब क्या है। इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड, टू फॉर्मिक एसिड। इस जुमले का मतलब क्या हुआ? एसिडाइलिन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या आइडिया होगा आपके ख्याल में? ये एसिटाइलिन है, क्या इसका ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होगा कोई? क्या इसका ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होगा? इससे तो ये बात समझ में आए, एसिटाइलिन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब ये नहीं है, ज़रा समझिएगा। एसिटाइलिन पूरा जुमला पढ़ें। एसिडाइलिन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनाएगी, एसिटाइलिन जो है वो फॉर्मिक एसिड बनाएगी किसी को ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, एसिटाइलिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड। सॉरी, गलत जुमला हो गया थोड़ा सा। एसिटाइलिन ऑक्सीडाइज्ड होगी, एसिडाइलिन ऑक्सीडाइज्ड होगी और इसके ऑक्सीडाइज्ड होने का नतीजा ये निकलेगा कि फॉर्मिक एसिड जो है वो बन जाएगा। इसका केमिकल इक्वेशन बनाता हूँ, वो देखिए, उससे फिर आपको समझ में आएगा। H2O और यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। क्या चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके नतीजे में फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड आपको याद है पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनाया था। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड क्या था? ये फंक्शनल ग्रुप था। याद आया कुछ? ये फंक्शनल ग्रुप था। फंक्शनल ग्रुप वाली, अगर याद नहीं आ रहा तो फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो निकालें, आपको ये याद आ जाएगा। इसका क्या था सिंबल? ये था C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ ये हमारे पास अल्कोहल लगा हुआ था OH। और इसी को हम कैसे लिखते थे? इसी को हम इस तरह से लिखते थे COOH। अगर यही कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जो है इसके साथ एक और हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा क्या? मिथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? मिथेनोइक एसिड। सर क्या याद करा रहे हैं? अब वो इतनी मुश्किलों से हमने याद किए थे, अब सब भूल गए। दोबारा याद कर लें भाई, ज़रूरी है, अभी रिकॉल करा रहा हूँ ना। एक H लगने से ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जो था, एक H लगने से ये बन गया मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। और इसी मीथेनोइक एसिड का एक और नाम भी है, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम। और एक और नाम है ये मिथेनोइक एसिड जो है, ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम है ये मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम जो है उर्फ आम में इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। ये किस तरह बनता है? जब कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के साथ एक हाइड्रोजन आप लगा दें। क्लियर हो गई ये बात?
तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ठीक है, या मिथेनोइक एसिड बन रहा है। यहाँ पर एसिटाइलिन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड, मतलब यहाँ पर भी फॉर्मिक एसिड जो है वो बनाया जाएगा। इसको मिटा दूँ, ठीक है, नोट्स में डाल लें। फिर अब ये बात सुनो, H2O केमिकल रिएक्शन होगा, ये कैटलिस्ट चाहिए, पोटेशियम पर मैग्नेट, K कैपिटल M कैपिटल N स्मॉल O4, ठीक है, उसके नतीजे में फॉर्मिक एसिड बन रहा है। अब देखिए H और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ और अल्कोहल लगा हुआ, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ, ये क्या बन गया, ये फॉर्मिक एसिड बन गया। ये फॉर्मिक एसिड की अगर हम शक्ल देखें और यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इसको एसिटाइलिन को, और इस वाटर को देखें और इस ऑक्सीजन को देखें, ठीक है, तो मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, सही तरह नज़र आ रहा होगा ना आपको, ये ऑक्सीजन है ब्रैकेट में और ये H2O का मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है और ये जो नज़र आ रहा है, इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो ये कुछ ऐसी शक्ल बन सकती है। वाटर का मॉलिक्यूल अगर अलग, आसान लफ्ज़ों में ये दो हाइड्रोजन के एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 बन गए, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या फ़र्क है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर क्या फ़र्क है। पहली जो चीज़ हमें इसमें और इसमें नज़र आ रही है, 2 ऑक्सीजन के एटम नज़र आ रहे हैं, डबल बॉन्ड तो है लेकिन 2 ऑक्सीजन के एटम भी नज़र आ रहे हैं। ये 2 ऑक्सीजन के एटम कहाँ से मिलेंगे, वाटर से मिलेंगे, क्योंकि एक ही वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ी है, और भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ H2O एक ही थोड़ी ना होगा, एक और H2O होगा, वहाँ से 2 हाइड्रोजन और निकाल लें, 2 हाइड्रोजन और निकाल लें, एक और ऑक्सीजन निकाल लें, सही हो गई बात। अब 2 मॉलिक्यूल ले लिए H2, ये इसके साथ आ जाएंगे। अब ये जब यहाँ आएंगे दोनों ऑक्सीजन के एटम, तो ये कहाँ जगह बनाएंगे, सवाल ये पैदा होता है, ये कहाँ जगह बनाएंगे। ये जगह बनाने से पहले एक काम ये करेंगे कि ये दोनों मिलेंगे आपस में, और ये दोनों जब मिलेंगे तो इससे बनेगा OH, याद है, अल्कोहल ग्रुप। और मैंने ये बात भी बताई थी कि एक अल्कोहल ग्रुप पूरा का पूरा, इसके साथ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगा हुआ है, ये कार्बन की एक वैलेंसी को फुलफ़िल करता है। जिस तरह यहाँ कार्बन की एक वैलेंसी को ये हाइड्रोजन फुलफ़िल कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह ये OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन की एक वैलेंसी को फुलफ़िल करेगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दूँ, नीचे वाले हाइड्रोजन को, और इस ग्रुप को यहाँ लगा दूँ, तो ये हो जाएगा OH। इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फिर कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड, ये OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ आ गई बात। अब यहाँ जो ये कार्बन है, इसने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर मैं ये डबल बॉन्ड तोड़ देता हूँ, एक कार्बन को यहाँ से निकाल देता हूँ, एक कार्बन को यहाँ से निकाल देता हूँ, तो ये HC, तो ये तीनों बॉन्ड भी चले जाएंगे। सोचने की बात है, जब कार्बन चला जाएगा तो तीनों बॉन्ड भी चले जाएंगे, इसके साथ ये OH लगा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा जब यहाँ पर चले गए, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन एक और आ जाएगा। ये वाला आइटम पड़ा हुआ था ना ऑक्सीजन का, ये अब आगे आएगा और डबल बॉन्ड इसके साथ ऐसे बनाएगा, और डबल बॉन्ड इसके साथ ऐसे बनाएगा। समझ में आ रही है बात भाई? मैं भी अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, कोशिश मैंने की है समझाने की, और मुझे पता है आप लोग भी थक गए होंगे, तो इसमें ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ सच्ची बात बता दी है, बिल्कुल मैं खुद थक गया, पता नहीं घंटा हो गया या घंटे से ऊपर हो गया होगा या होने वाला होगा, मैं खुद थक गया। इसलिए अब मैं दिल
समझाना नहीं चाह रहा अभी इसको, इतना ही काफ़ी है, वरना फिर इन डेप्थ चला जाऊँगा आगे, फिर तवील बात हो जाएगी, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी कहानी। इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। ये बहरहाल फॉर्मिक एसिड इस तरह से बनेगा। डिटेल मैंने पूरी बता दी, ये वीडियो बैक करके आप और दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताई, ठीक है। और अगर जहन उलझे तो भले आप इस तफसील को छोड़ भी दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी तो बड़ी दुनिया पड़ी है, अभी मैट्रिक में आगे इसके ऊपर बड़ी डिटेल आनी है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड के अलावा ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाए के साथ अगर ये इथाइन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट की मौजूदगी में। थोड़ा सा आपको हीट भी देना पड़ेगा। इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो बनेगी ऑक्जेलिक एसिड HO, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, और उसके साथ ये डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन। फ़र्क सिर्फ इसके अंदर इतना है, ये ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें और अगर आपकी बेस बड़ी अच्छी बनी हुई है फंक्शनल ग्रुप्स को लेके, तो असल में ऑक्जेलिक एसिड कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप 2 लगे हुए हैं यहाँ पर, OHC डबल बॉन्ड O, OHC डबल बॉन्ड O, डबल कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप अगर लग जाएं एक साथ तो इससे ऑक्जेलिक एसिड बनता है। और उसके नतीजे में उसके लिए आपको इथाइन गैस चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और कैटलिस्ट पोटेशियम पर मैग्नेट और थोड़ी सी हीट चाहिए। यूजेस की तरफ चलते हैं, मिटा दूँ इसे। यूजेस जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि इसको ख़त्म करें, ताकि नोट्स में आप डाल लें। इल्यूमिनेंट, इल्यूमिनेंट मतलब रोशनी देने वाला, जिस तरह मोमबत्ती जो है रोशनी देने वाला। एसिटाइलिन या इथाइन गैस को जो है अगर आप बर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा रोशनी निकलेगी, इसीलिए इसको इल्यूमिनेंट भी कहा जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है ये गैस, कटिंग में इस्तेमाल होती है, वेल्डिंग, कटिंग, नोट्स में डाल लीजिए इसके यूजेस। किस चीज़ की वेल्डिंग हो रही है, किस चीज़ की कटिंग हो रही है, आयरन, स्टील एट्सेट्रा, आयरन, स्टील एट्सेट्रा, ठीक है भाई। किसकी मदद से, ऑक्सी एसिटाइलिन की मदद से, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम की मदद से आप ये काम कर रहे हैं। और इसके लिए ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म चाहिए आपको, प्योर आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। किस चीज़ की प्रिपरेशन, प्लास्टिक, प्लास्टिक की प्रिपरेशन के लिए भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। रबर की प्रिपरेशन के लिए भी इथाइन गैस को इस्तेमाल किया जाता है। पीवीसी पाइप्स, पॉली विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक की एक टाइप है, पीवीसी पाइप्स जो है इनको बनाने में भी इथाइन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी इसकी मदद से तैयार किए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी इसकी मदद से तैयार किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एसिड अल्डिहाइड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमा, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, इथेनॉल इसकी तैयारी में, ठीक है। इसके अलावा ये हैं क्या, एक्सेलेंट सॉल्वेंट्स, कुछ ज़बरदस्त किस्म के सॉल्वेंट्स भी इसकी मदद से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल, पेंट वगैरह करना है तो पेंट का डब्बा बाज़ार से ले आएंगे तो पानी में तो मिक्स नहीं करेंगे ना, ठीक है। पानी उसका सॉल्वेंट नहीं है पेंट का, उसके लिए आपको मिट्टी का तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनमें भी आप उस पेंट को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि एसिटाइलिन डाइक्लोराइड, अभी हमने बनाया भी था, केमिकल इक्वेशन इसकी डिस्कस की थी, एसिटाइलिन डाइक्लोराइड और एसिटाइलिन ट्राइक्लोराइड। एसिटाइलिन ट्राइक्लोराइड, और ये दोनों
सॉल्वेंट्स जो हैं इनकी तैयारी किससे होगी, इथाइन से होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की रहमत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 पार्ट्स में जाके जो है ये निमट चुकी है। 2 वीडियोस रहती हैं हैलोजन की, पोटाश उसके ब्लीचिंग पाउडर वाली, ठीक है। तो 2 वीडियोस हैलोजन की रहती हैं, वो निपटाने के बाद इंशाल्लाह 2 चैप्टर रह जाएंगे। पूरी कोशिश करूँगा, प्रॉब्लम बता चुका हूँ, मजबूरी है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि माह रमज़ान शुरू होने से पहले पहले ये 2 चैप्टर्स मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन और केमिकल इंडस्ट्रीज़ इसको फाइनल कर लूँ। बायो वालों के लिए माजरत, अगर रमज़ान से पहले पहले या रमज़ान तक मैं ये 2 चैप्टर निपटा उसके बाद इंशाल्लाह बायो को सुकून से देखेंगे और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।